श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री रामदास आठवले जी, श्री अनिल शिरोळे जी, श्री महादेव जानकर जी, श्री शिवाजीराव, श्री श्रीरंग बारगे जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज ऐतिहासिक पुण्यनगरीमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या माझा त्रिवार नमस्कार. याच भूमीतून लोकमान्य टिळकांनी नारा दिला होता, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. स्वराज्य मिळावे, आता सुराज्य तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आणि हेच सांगण्या मी इकडे आलो आहे. भाई बहनों, आज सभा प्रारंभ करने से पहले, अपनी बात बताने से पहले लोकतंत्र के सच्चे सिपाही, जो जवान मतदाताओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए सेवारत थे, और आज छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले के कारण इन सुरक्षा बल के जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. लोकतंत्र के वो सच्चे सिपाही हैं. सामान्य नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी. मैं उन सभी शहीदों को आदरपूर्वक नमन करता हूं और मैं उन्हें मेरी श्रद्धांजलि देता हूं. भाइयों बहनों, यहां पर 4 हमारे उम्मीदवार सब एक से बढ़कर एक है. ये सब अपने अपने क्षेत्र में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले लोग हैं. और मैं जानता हूं भाई महादेव को, इंजीनियर है लेकिन सोशल इंजीनियरिंग करता है. 20 साल हो गए वो घर नहीं गया. क्यों? उसने मन में ठान ली है समाज के लिए जीने की, समाज के लिए कुछ करने की. और विशेष करके जो विकास के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे कुछ समाज है जैसे महाराष्ट्र धनगर समाज है, जो कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है. उस समाज की वो ताकत बनकर के आज काम कर रहे हैं. और ऐसे समर्थ लोगों को लेकर के ये महायुति आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए मैं लेकर के आया हूं. भाइयों बहनों, बचपन से हमारे मन पर पुणे नगरी का बड़ा प्रभाव रहा है.
छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जितनी घटनाएं सुनते थे बचपन में, और मैं मानता था ये एक ऐसी भूमि है जहां तेजस्वी ओजस्वी लोगों की कोई कमी नहीं है। और काशी के बाद पुणे का महत्व कम नहीं है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया, उसे पुणे में अच्छा व्यक्ति ही नहीं मिला, बाहर से लाना पड़ा। पुणे में कोई ऐसी दुर्दशा तो नहीं है जी, और कांग्रेस पार्टी का इतना हाल खराब हो कि पुणे का एक अच्छा आदमी उनके साथ न हो, बड़ा गजब है भाई इस बार तो। एक भी अच्छा इंसान इनके साथ नहीं है। माय गॉड, अगर पुणे में इनके पास अच्छा इंसान के साथ नहीं है तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल देश ने बहुत अकस्मात झेले हैं, भांति भांति के अकस्मात झेले हैं, और कल सबसे बड़ा अकस्मात का खुलासा हुआ। दिल्ली में किताब निकली, एक्सीडेंटल पीएम। दो ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाए तो 5-50 लोग मरते हैं, दो विमान टकरा जाए तो 500,000 लोग जाएंगे, दो स्कूटर टकरा जाए तो 1 या 2 जाएंगे। लेकिन ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि पूरा देश डूब गया। भाइयों बहनों, जो पीएमओ में काम करते थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिनको नियुक्त किया था, और पीएमओ में वो काम देखते थे जो पीएमओ के लिए अत्यंत विश्वस्त काम होता है, ऐसे व्यक्ति ने कल किताब निकाली है और ये गंभीर आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसकी फाइलें पहले मैडम सोनिया जी क्लियर करते थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में जाती थी। तुमको तो फिर दिमाग लगाना ही नहीं था। मंत्री तय होते थे मैडम सोनिया जी के यहां, दफ्तर बांटे जाते थे मैडम सोनिया जी के यहां, तबादले होते थे, नियुक्तियां होती थी मैडम सोनिया जी के यहां से। भाइयों बहनों, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार तो सुना था, लेकिन रिमोट ही सरकार चला रहा था, ये कल किताब आने के बाद पता चला। मैं पुणे के बड़े विद्वज्जन यहां बैठे हैं, ये बुद्धिजीवियों की नगरी है। इस देश में बहस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा, प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा नहीं बचेगी तो दुनिया का कोई देश हमारी ये संवैधानिक संस्था के पद पर बैठे व्यक्ति को
कभी भी स्वीकार नहीं करता है। मैं हैरान था कि शहजादे की ये कैसी हिम्मत कि वो कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ, प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के निर्णय के खिलाफ पत्रकार परिषद में उस निर्णय के कागज को फाड़ दे। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और वो प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दे। मेरे मन में सवाल आया था कि ऐसी बदतमीजी क्यों की होगी, मैं सोच रहा था। लेकिन कल ये किताब आने के बाद मेरा विश्वास हो गया कि ये सिर्फ शहजादे का पराक्रम नहीं था, सारा कारोबार वहीं से चलता था। इसलिए उनके दिमाग में न कैबिनेट का महत्व था, न सरकार का महत्व था, न प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी। और इसी का कारण है कि देश इस प्रकार से तबाह हो गया। मेरे पुणे के भाइयों बहनों, मुझे जवाब बताइए, इतने गंभीर आरोप लगाती हुई किताब आई है, उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति की किताब है ये। क्या मैडम सोनिया जी ने खुद इन गंभीर सवालों के जवाब देश को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? एक आवाज से पुनः बोल दे आज, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या ये इनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? 24 घंटे हो गए, मैडम सोनिया जी आप चेहरे पर ताला लगा करके बैठी हो। देश की जनता को ये जानने का हक है कि वो कौन से असंवैधानिक तरीके थे जिसने भारत की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ध्वस्त कर दिया। भाइयों बहनों, मैं ऐसी विद्वत सभा देख रहा हूं, इसलिए उन मुद्दों की चर्चा करना चाहता हूं। देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हमारे देश में जब प्लानिंग कमीशन बना तो पंडित नेहरू बड़ा गर्व करते थे और देश में प्लानिंग कमीशन एक अच्छी इंस्टीट्यूशन दिया है, इसका गर्व सब दूर होता था। यार अब तो सवालिया निशान लगे हुए हैं कि देश को प्लानिंग कमीशन चाहिए कि एक्शन कमीशन चाहिए। ये प्लानिंग ही करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक संस्था, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद, लेकिन प्लानिंग कमीशन की संवैधानिक गरिमा को चूर चूर कर दिया गया। जो काम प्लानिंग कमीशन में होना चाहिए, जो काम प्लानिंग कमीशन ने करना चाहिए, जिसकी सीधे सीधी जिम्मेवारी, जिस पर सीधी सीधी निगरानी प्रधानमंत्री की होती है और इससे बड़ी कोई संस्था नहीं होती है, उसके खिलाफ उन्होंने एनएसी बना दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। झोला छाप लोगों को भर दिया, माओवादियों के रक्षकों को भर दिया और प्लानिंग कमीशन अंधेरे में, प्रधानमंत्री अंधेरे में, सारे निर्णय एनएसी में होने लग गए। जो एनएसी निर्णय करता था, प्लानिंग कमीशन उसको सराखों पे चढ़ाता था और प्रधानमंत्री जैसी कल किताब आई, मुंडी नीची करके साइन कर देते थे। भाइयों बहनों,
संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का इस प्रकार का आनंद न देश ने कभी सुना है, न देखा है, और न ही कोई सोच सकता है। सीएजी, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सीएजी का जन्म कैसे हुआ। 1860 में सीएजी नाम के इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, अंग्रेजों के जमाने में। अभी कुछ दिन समय पहले इसके 150 साल मनाए गए थे। और ये चेक बैलेंस की सिस्टम को फॉलो करता था। हर एक व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाता था। और देश की किसी सरकार ने कभी भी सीएजी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, सीएजी की गरिमा को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये 10 साल में सरकार के आंतरिक व्यवस्थाओं पर, व्यवहारों पर, उसकी निर्धारित योजनाओं पर बारीकी से छानबीन करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करती है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम में सीएजी इंस्टीट्यूशन का बहुत गौरव होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इन्होंने सीएजी इंस्टीट्यूशन को एक प्रकार से नष्ट कर दिया। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सीएजी के चीफ और भारत सरकार आमने सामने लड़ रही है, अखबार में बयानबाजी हो रही है। वो कहते हैं कोयले का घोटाला हुआ, वो कहता है सीएजी झूठ बोल रहा है। वो कहता है 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ, तो एक बड़े बुद्धिमान नेता है कांग्रेस की सरकार में, वो कहते हैं जीरो लॉस थियरी, जीरो लॉस थियरी। भाइयों बहनों, उन्होंने इसकी गरिमा को तोड़ा। हमारे देश में सीबीआई हो, बाकी और व्यवस्था हो, जिसमें जिसकी अहम भूमिका होती है, वो सीवीसी है, चीफ विजिलेंस कमीशन। हिंदुस्तान में चीफ विजिलेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट में विपक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। कभी भी कोई सवाल या निशान नहीं लगा, इतनी सरकारें आई, सर्वसम्मति से सीवीसी की अपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए, उच्च जीवन जीने वाले, उच्च चरित्रवान व्यक्ति को लाकर के बिठाया जाता था, विवाद नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि आपने एक ऐसे सीवीसी को बिठाया जिसको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली सरकार को डांटना पड़ा। क्या विजिलेंस कमीशन ऐसा होगा जिसके खुद पर इतने आरोप लगे हो, जो स्वयं अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो? उस गरिमा को भी उन्होंने तोड़ दिया। हिंदुस्तान में कभी भी भारत की सेना और भारत की सरकार के बीच तनाव नहीं हुआ है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के प्रति आदर करते हुए भारत की सेना चलती रही है। और भारत के संविधान की व्यवस्था ऐसी है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें ऐसी रचना दी है कि न कभी सेना सर्वोपरि हो सकती है और न ही कभी सेना का सत्ता में बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो बाबा साहब की देन है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, आए दिन सेना एक कहे, सरकार दूसरा कहे, सरकार सेना को स्नैप करे, सेना सरकार को खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाने की नौबत आ जाए। क्या देश इस प्रकार से चलाते हो? भाइयों बहनों, संस्थाओं की गरिमा कहां तक तोड़ी है इन्होंने। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चल सकता। 5 साल के लिए कोई सरकार आ जाए, कोई पद पर बैठ जाए
इस व्यवस्था मात्र से देश चल पड़ता नहीं है, देश चलता है। सरकारें आती हैं, जाती है, दल आते हैं, दल जाते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, उतरते हैं, अदला बदलाव लोकतंत्र का मूलभूत धर्म होता है। लेकिन देश अजरा अमर होता है, देश चलता रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेना के साथ ये संघर्ष, संस्थाओं के साथ संघर्ष लोकतंत्र में सशक्त भारत बनाता है, तो व्यक्ति के सशक्त होने से नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनों के सशक्त होने से होता है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होगा, जितनी बढ़िया डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होगी, जितने अच्छे व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल का स्वतंत्र रूप से नेतृत्व करेंगे, उतना ही देश प्रगति करेगा। और शासन में बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति का काम है हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। आज लोग कहते हैं ना गुजरात की प्रगति प्रगति प्रगति, इसके मूल कारण यह है कि वहां कोई नरेंद्र मोदी नाम का आदमी सरकार नहीं चलाता है। वहां ऐसी संस्थाएं विकसित की गई है जो संस्थाएं पूरे गुजरात को चलाती है। व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, भाइयों बहनों, दुनिया में हमारा देश का माथा कितना नीचे गिर रहा है। आप कल्पना कर सकते हो, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, जब भारत की बात आती है तो दुनिया के देशों में भारत की तरफ लोग एक आदर का साथ देखते आए हैं। भारत की अपनी जनसंख्या का कारण हो, इतिहास का कारण हो, अन्य बाबतें हो, अपनी एक जगह तो है ही है। हमें कोने में पड़े हुए छोटे से कहीं नक्शे में नजर ना आए ऐसे देश तो है नहीं। उस देश का विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में हो, भारत का विदेश मंत्री हो और दूसरे देश का भाषण पढ़ने शुरू कर दे। याद है ना कि भूल गए? हमारे देश के विदेश मंत्री दुनिया के देशों के सामने बैठ करके दूसरे देश का कागज पढ़ना शुरू कर दिया। एक पेज पढ़ने के बाद पता चला कि वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री है। आप मुझे बताइए, भारत की इज्जत का क्या हुआ होगा मेरे भाइयों बहनों? क्या हुआ होगा मेरे देश की इज्जत का? हमें पीड़ा इस बात की हो रही है, सत्ता पाने के लिए ये हम मेहनत नहीं कर रहे हैं भाइयों। देश की इज्जत बचाने के लिए, देश की इज्जत फिर से वापस लाने के लिए, जिंदगी खपाने के लिए निकले थे। उनके लिए राजनीति खेलकूद का मैदान होगा, हमारे लिए राष्ट्रनीति मानव जात के कल्याण का एक मार्ग होता है और इसलिए इस मैदान में आए। क्या करके रखा हमारी भारत मां का? भाइयों बहनों, एक दूसरे विदेश मंत्री, एक दूसरे विदेश मंत्री अभी जो है, और उनका प्रमोशन कैसे हुआ मालूम है? ये ऐसी सरकार है जहां प्रमोशन करने के तरीके मानदंड अलग है साहब, बड़े अलग है। जब देश में अंधेरा हो गया, सारी दुनिया में हमारी मजाक उड़ाई गई कि 21वीं सदी में आधा हिंदुस्तान 24 घंटे के लिए अंधेरे में डूब गया। तब ऊर्जा मंत्री थे श्रीमान शिंदे जी, सबसे बड़ी फेलियर। हफ्ते के बाद उनका प्रमोशन हो गया, एक हफ्ते के बाद उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया। वाह क्या सीन है!
ये भारत के विदेश मंत्री पहले एक छोटा पोर्टफोलियो संभालते थे। इतने में उन पर गंभीर आरोप लगा कि वे और उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती है और जो अपंग लोग हैं, जिनको साइकिल बाइसिकल वगैरह देनी होती है, सरकार के लाखों रुपया ये चबा गए। अपंग को कुछ नहीं मिला। जो अपंग का खा गए, अपाहिज का लूट गए। सारी बातें मीडिया में चल पड़ी, तूफान खड़ा हो गया। 10 दिन के भीतर भीतर उनका प्रमोशन हो गया। कमाल देखिए साहब। कॉमनवेल्थ घोटाला, सीडब्ल्यूजी, जो आप सुनना चाहते हो अभी नहीं, पहले दूसरा बता दो। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिन पर सीडब्ल्यूजी के गंभीर आरोप लगे, पहली बार दुनिया को पता चला कि दिल्ली में कोई ऐसी मुख्यमंत्री है जो टॉयलेट पेपर 4,000 रुपए में खरीदती है। और सीडब्ल्यूजी रहते हुए चुनाव हार गई, दूसरे ही दिन गवर्नर बना दिया। वाह क्या सीन है। भाइयों बहनों, कांग्रेस में प्रमोशन के मानदंड अलग है। मेरे भाइयों बहनों, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जब चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन हड़प करना शुरू कर दिया, डेरे तंबू डाल दिए, सैटेलाइट फोटोग्राफ से पता चलने लगा, गूगल पे उछलने लगा, मीडिया में आने लगा, भारत सरकार आधी अधूरी बात बता रही थी। और मैं हैरान हूं, चाइना घुस गया था, वो वापिस जाए वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने ऐसा नियम किया, ऐसा समझौता किया कि वो भी पीछे हटेंगे, हम भी पीछे हटेंगे। वाह क्या सीन है। और उसके बाद ये हमारे विदेश मंत्री गए चाइना, उनका काम था वहां हिंदुस्तान की वकालत करना, उनका काम था भारत की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए आवाज उठाना। उन्होंने वहां जाके क्या कहा? उन्होंने बीजिंग मुझे इतना अच्छा लगा, यहां रहने का मन कर जाता है। ये मेरे देश के विदेश मंत्री, ये मेरे देश के विदेश मंत्री, आप मुझे बताइए, जो दूसरे देश का भाषण पढ़ते हो, उस देश को दुनिया कैसे देखेगी भाइयों? जिस देश का विदेश मंत्री विदेश में जाके कहता है मुझे मेरे देश से ज्यादा यहां रहने का मन कर जाता है, अरे वहीं रहो ना भाई, क्या जरूरत है आपकी? भाइयों बहनों, दिल में बहुत पीड़ा होती है, देश की दुर्दशा देखते ना पीड़ा होती है। और वो शाहजादे जी, लोगों कहते हैं हम नरेगा लाए, नरेगा लाए, नरेगा लाए, हमने गांव को लोगों को रोजगार दिया, रोजगार दिया। इससे आगे कुछ कहते हैं क्या भाई? वो कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते? आपने कभी सोचा? मीडिया वाले तो उनको कुछ पूछते नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन आप तो सोचिए,
ये इतना नरेगा 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 का गाना गा रहे हैं। मेरे देशवासियों जरा पूछो तो सही, किया क्या? भाइयों बहनों, 5 करोड़ लोगों ने, उन्होंने जो नरेगा योजना रखी थी उसमें जो हकदार थे काम लेने के, ऐसे 5 करोड़ लोगों ने पिछले 7-8 साल से नरेगा चल रहा है, उसमें अप्लाई किया कि हमें काम दो। और जो नरेगा के गीत गाते हैं, भाइयों बहनों, 5 करोड़ में पिछले 8 साल में सिर्फ 45 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। आप मुझे बताइए, ये गीत गाने वाली चीज है कि आंसू बहाने वाली चीज है? क्या ये उनकी योजना सफल हुई है? क्या गरीब को, क्या उन्होंने वादा किया था पूरा किया है? 5 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, नरेगा में मांगा, मजदूरी करने को तैयार थे। आपने सिर्फ 45 लाख लोगों को दिया है। और आपको मालूम है रुपये कितने गए? भारत जैसे गरीब देश की तिजोरी से 40,000 करोड़ रुपया गया। 40,000 करोड़ रुपया। शहजादे जी, जरा इसका तो जवाब दो। आप मुझे बताइए भाइयों, मेरे पुणे वासी, आप जरा हिम्मत से मुझे जवाब दीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे खुश करने के लिए कोई जवाब नहीं देंगे। जो आपके दिल से आवाज उठेगी वही जवाब देना, जो आपको सच लगे वो देना। मोदी को खुश करने के लिए मत देना। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया। क्या बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, हमें भूखा रहने के लिए बनाया है क्या? उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि हम भूखा रहे क्या? हमें भूखा रखने का संविधान बनाया क्या? क्या उस संविधान में हिंदुस्तान के नागरिक को पेट भरने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है? खाने का अधिकार मिला है कि नहीं मिला है? शाहजादे कह रहे हैं हम फूड सिक्योरिटी बिल लाए। बताओ, हम लाए तो बाबा साहब ने क्या किया था? ना तुम लाए तो बाबा साहब ने क्या किया था? भाई आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, अनपढ़ रहने के लिए दिया है क्या? हम अशिक्षित रहे इसकी उसके में व्यवस्था है क्या? हम शिक्षित हो, ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में है कि नहीं है? उसमें अंतर्निहित है, सरकार की जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने कहा था, उसका पालन करना उनका कर्तव्य है, किया नहीं। और अब क्या कहते हैं? हम राइट टू एजुकेशन का एक्ट लाए। क्या ये भारत के संविधान में नहीं है? भाइयों बहनों, ये कहते हैं हम आरटीआई लाए। आजकल वो सुनी को बताते हैं ना, एक्ट लाए, एक्ट लाए। मैं उनको कहता हूं एक्ट नहीं, एक्शन की बात करो। बहुत हो चुका। वो कहते हैं हम आरटीआई लाए। मैं शाहजादे जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका आरटीआई जम्मू कश्मीर में लागू है? जरा जवाब दो। हिंदुस्तान का एंटी करप्शन एक्ट क्या कश्मीर में लागू है? ओबीसी के पिछड़ी जातियों को अधिकार क्या जम्मू कश्मीर में लागू है? अरे शाहजादे जी, वोट बैंक की राजनीति में आप जिस एक्ट के गाने गा रहे हो, आप कश्मीर की धरती पर लागू नहीं करवा पा रहे हो, और आप हिंदुस्तान की जनता की आंख में धूल झोंकते हो। अब कांग्रेस को परेशानी है। देश का नौजवान इतना जग चुका है, इतना जग चुका है कि कांग्रेस कितनी धूल झोंके, उसके बाद भी उसको पर्दे के पीछे की चीजें दिखने लग गई है। और इसलिए कांग्रेस का भी अब धूल झोंकने में भरोसा नहीं रहा है। कांग्रेस का भी धूल झोंकने में भरोसा नहीं रहा।
इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में नया प्रयोग चालू किया है, आंख में मिर्ची झोंकने का। पिछले पार्लियामेंट में देखा होगा, आंख में मिर्ची लगाई लोगों के। भाइयों बहनों, एक बार एक शिकारी जंगल में शेर का शिकार करने गया। बड़ा बहादुर शिकारी था, बड़ा दम वाला था, हिम्मत वाला भी था। तो गाड़ी लेके निकल पड़ा। कहीं शेर नजर नहीं आ रहा था, बेचारा बहुत घुमा। तो उसको लगा चलो गाड़ी खड़ी करके थोड़ा टहले। तो गाड़ी खड़ी कर करके वो जरा जंगल में थोड़ा हल्का फुल्का होने के लिए टहलने लगे। इतने में घोर करके शेर आके खड़ा हो गया। शेर आके खड़ा हो गया। अब इनकी बंदूक गाड़ी में पड़ी थी। अब करें क्या? तो ये शहजादे के दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया? जेब में से बंदूक का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास लाइसेंस है। इनके एक्ट सारे ऐसे ही है। भूख लगी है, एक्ट देखो। अनपढ़ हो, एक्ट देखो। गांव में स्कूल नहीं, एक्ट देखो। टीचर नहीं आ रहा, एक्ट देखो। क्या मजाक बना के रखा है देश का। क्या मखौल उड़ा रहे हो आप? भाइयों बहनों, आपके महाराष्ट्र में बिजली की बहुत किल्लत है। आपने ऐसा कोई देश सोचा है, कल्पना की है भैया? आपने ऐसा कोई घर देखा होगा जिसमें घर में सब कुछ हो? आटा हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, चूल्हा हो, सब कुछ हो। घर में मां भी हो, लेकिन फिर भी बच्चे भूखे मरते हो। ऐसा कभी सोचा है क्या? सोचा है भाई? सोचा है? किसी के मन में सवाल होगा ना कि ऐसा कैसा है यार, सब कुछ है, घर में मां है, सब है, बच्चे भूखे क्यों रहे? कोई पका ही नहीं रहा है। इस देश का हाल ऐसा ही हो गया। 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने पड़े हैं देश में, ताले लगे हैं। नौकरी करने वालों को छुट्टी दे रहे हैं या तो बेचारों को आधा तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देश में कोयले की खान भी है, लेकिन बिजली के कारखाना इसलिए बंद है कि उसको कारखाना में जलाने के लिए उसके पास कोयला नहीं है। कोयला नहीं है इसलिए बिजली नहीं निकलती। बिजली नहीं निकलती इसलिए उद्योग नहीं चलते। उद्योग नहीं चलते इसलिए रोजगार नहीं बढ़ रहा। रोजगार नहीं बढ़ रहा, उसका कारण बेरोजगारी आ रही है। बेरोजगारी आ रही है, असंतोष पैदा हो रहा है। एक विष चक्र चल रहा है। लेकिन इनको जरा भी चिंता नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? तो कोयले की खदानें खोदना बंद है। बिजली के कारखाने बंद है क्योंकि कोयले की खदानें खोदना बंद है। कोयले की खदानें खोदना बंद क्यों है? तो कोयले चोरी का अभियान चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और उनको कहा फाइल लाओ, ये कोयले आवंटन का जो कामकाज हो उसके फाइल लाओ। तो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जाकर के कह दिया फाइल खो गई है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये किताब पढ़ने के बाद फाइल कहां पड़ी होगी पूछने की जरूरत नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया फाइल खो गई है। प्रधानमंत्री जी, आपकी तो फाइल खो गई होगी, देश की लाइफ खो गई है। लाइफ खो गई है आपकी। भाइयों बहनों, बिजली के कारखाने हो, कोयला हो, लेकिन देश अंधेरे में डूबा हुआ हो,
ऐसी सरकार हम सोच नहीं सकते भाइयों बहनों। आप जानते हैं महाराष्ट्र को हर वर्ष बिना कारण 400 करोड़ रुपए का घाटा होता है। और तो होते ही होंगे, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक विषय का बताता हूं। और जरा मैडम सोनिया जी के यहां जो सिपाही सालार है ना, शरद राव, आजकल वो उनके गीत बहुत गा रहे हैं। पहले नहीं गाते थे, पहले तो आग ही खाते थे। पता नहीं क्या हो गया, काला जादू का कमाल क्या होता है जी, ब्लैक मैजिक शरद पवार को भी कब्जा कर लिया। शरद पवार जी का कान खोल के सुन लीजिए। आजकल शरद पवार जी दिन में 2-4 बजे मुझे भी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात में नर्मदा नदी पर एक डैम बना है, उस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। गुजरात सरकार ने पूरा खर्चा लगा करके काम पूरा कर दिया है। उसमें से जो बिजली पैदा होती है, कुछ हिस्सा गुजरात को है, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र को है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश को है। भाइयों बहनों, हम बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तो जो डैम बना है, डैम के ऊपर गेट लगाना बाकी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पिछले 6 साल में 30 बार कहा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, ये गेट इतने बड़े हैं, 36 मंजिला मकान जितने बड़े हैं, इसको लगाने में मुझे 3 साल लगेंगे। मुझे काम शुरू करने की परमिशन दे दीजिए। और अगर वो गेट लग जाता है तो नर्मदा का पानी डैम में रुकना शुरू होता है। पानी रुकना शुरू होता है तो बिजली का कारखाना फुल कैपेसिटी में चल सकता है। और पानी का कारखाना फुल कैपेसिटी में चले तो करीब 333 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र को मुफ्त में मिल सकती है। यानी 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में मिल सकती है। 1 रुपया आपको देना नहीं है, न गुजरात को लेना है, आपको देना है। हमें हम देना चाहते हैं, दिल्ली सरकार लेने नहीं देती। बताइए। और गेट नहीं लग रहे। मैं जब भी मिलता हूं, मेरे को प्रधानमंत्री, मैंने एक बार समझाया। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई गेट हम बंद करेंगे तो पानी भर जाएगा, पानी भर जाए तो कोई गांव डूब में चले जाएंगे, और वो जब तक डूब वाले गांवों का प्रस्तावन न होता है नहीं करना। चलो मान लिया। मैंने कहा साहब, हम गेट खड़ा करते हैं और लगता है कि डूब में जाता है तो दरवाजे बंद नहीं करेंगे, पानी जाने देंगे। मुझे बताओ भाइयों, अगर ऐसा करूं तो चल सकता है ना? जरा पूरी तरह समझाओ ना मुझे। चल सकता है ना? अगर मैं दरवाजा बंद नहीं करूं तो कोई डूब में जाएगा क्या? जाएगा क्या? किसी को कोई तकलीफ होगी क्या? तो इधर गेट लगना शुरू हो जाएगा, उधर मानो कहीं छोटा मोटा काम पीछे रह गया होगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, तो वो ठीक हो जाएगा। 3 साल में काम हो जाएगा तो आपको हर साल 400 करोड़ का बिजली मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात आपके गले उतरती है भाइयों, बराबर उतरती है। जो आपको समझ आता है ना, तो प्रधानमंत्री को नहीं आता। 2 मिनट में आप समझ गए ना, आप 2 मिनट में समझ गए ना। मैं 8 साल में 30 बार नहीं समझा पाया। और जब भी मिलता हूं, वो क्या कहते हैं, अच्छा मोदी जी नहीं हुआ। मैंने तो सोचा हो गया होगा। मुझे अब पता चला ये किताब पढ़ने के बाद क्यों नहीं हो रहा था। भाइयों बहनों, देश ऐसे नहीं चल सकता। ये चुनाव सिर्फ दिल्ली सरकार को हटाने का चुनाव नहीं है भाइयों। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चलता रहता है, लोकतंत्र का हिस्सा है। ये चुनाव भारत का भविष्य तय करने के लिए है।
मेरे देशवासियों, आपको तय करना है कि आप देश को किस दिशा में ले जाना है। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, अगर ये सपना देखना है, दिव्य भारत बने, भव्य भारत बने, ये सपना देखना है, तो 2014 का चुनाव आपके वोट से एक मजबूत भारत की मजबूत नींव हम रख सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने जितने सवाल उठाए ना, मैंने सिर्फ आलोचना नहीं की है, इन सारे मुद्दों का आंसर उसमें निहित था। आपको भी पता चलना चाहिए कि ये नहीं होता, ये करना, आपको भी विचार आता। मैंने उसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है वो रखा है। भाइयों बहनों, जब से मेरी पार्टी ने गत सितंबर से मुझे जब ये जिम्मेवारी दी है, मैं हिंदुस्तान भर में घूम रहा हूं, देश के प्रबुद्ध नागरिकों से मिल रहा हूं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से मिल रहा हूं, हर एक से बात कर रहा हूं, और मैं दिन रात सोचता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का हल क्या हो, आत्महत्या करने वाले किसानों की समस्या का हल क्या हो, जो शहर बड़े बड़े बन रहे हैं उसमें ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, उस समस्या का हल क्या हो, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, बीआरटीएस जैसी योजनाएं पुणे में, दिल्ली में फेल हो रही हैं, उसका उपाय ढूंढ रहा हूं, मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करता हूं। भाइयों बहनों, मैं दिन रात देश की समस्याओं का हल खोजता हूं और वे सब मिलकर के मोदी का हल खोज रहे हैं। बेचारों को कुछ सूझता नहीं है कि बाकी तो ठीक, मोदी का हल क्या निकाले। भाइयों बहनों, हम देश को बर्बाद नहीं होने सकते, ये देश को बहुत लूटने नहीं दे सकते, और इसलिए गंभीर बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी हैरान हूं, कुछ बातें हमारे मीडिया की क्यों छूट जाती है, मुझे अभी भी समझ नहीं आता है। शायद छूट गई होगी या रह गई होगी। अभी एक बहुत बड़ी गंभीर घटना पंजाब में हुई है, सोशल मीडिया में तो चल रही है, लेकिन पता नहीं ये हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओझ हो गई है। पंजाब के कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो इन दिनों अमृतसर में चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने नाकाम अपने नामांकन में जो हरामनामा रखा है, एफिडेविट रखी है, उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसको लेकर के एक सवालिया निशान लगा है। इलेक्शन कमीशन में ऑब्जेक्शन किया गया है कि ये महाशय के बेटे का, उनकी पत्नी का विदेशों में अकाउंट है और इसका इसमें जिक्र नहीं है। भड़कम हो गया वहां, जवाब दे नहीं पाए। इलेक्शन कमीशन ने, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेज दी। ये ऑब्जेक्शन इतना बड़ा गंभीर है, देश विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है, उसके प्रति देश का गुस्सा है, और इसमें ये बात पूछी गई है, पत्रकार परिषद करके बात उठाई गई है। हजारों करोड़ रुपए का मसला है, और जब वो मुख्यमंत्री थे कहते कि उस समय के खाते खोले गए हैं। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अन्याय करना नहीं चाहते, और नहीं हमारा कोई हक बनता है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि तत्काल वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद करे, और जो भी सत्य है वो देश के सामने प्रस्तुत करे। अगर अकाउंट नहीं है, भारत सरकार खुद आकर के कहे अकाउंट नहीं है, तो विवाद खत्म हो जाए। अगर भारत सरकार चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा है, मीडिया मुसीबत में है,
तो बहुत बड़े गंभीर सवाल उठ रहे भाइयों देश में। मुझे बताइए भाइयों, क्या आप मानते हैं कि इस देश के चोर लुटेरों ने गरीब जनता के पैसे लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किए हैं? पूरी ताकत से बताओ, आप मानते हैं? आप मानते हैं? क्या इन पैसों पर हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है? इन पैसों पर आपका अधिकार है? ये पैसे वापस आने चाहिए, पाई आनी चाहिए, गरीबों के काम आनी चाहिए। दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तान का काला धन पड़ा है वो वापस आना चाहिए। ये सवाल या निशान कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर लगा है तो बात को छुपा दिया जा रहा है। 3 दिन हो गए, चर्चा नहीं हो रही है। शहजादे जी, आप कहते हैं देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार होने चाहिए। वाह, क्या सीन है। फिर तो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो चौकीदार होंगे, फिर तो आदर्श घोटाले वाले अशोक चौहान भी तो चौकीदार होंगे। शहजादे जी, ये दूध की रखवाली बिल्ली को देने का क्या तूत है, हमें समझाइए तो। क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दे जा सकते हैं? क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, देश लूटता चला जा रहा है। मैं पुणे वासियों से आज कहने आया हूं, पुणे की इस धरती से छत्रपति महाराज वक्त जाने मत, अवसर मत खो। तो देश तबाह हो जाएगा। और ये जाए तो जाए, जाना तो तय है, लेकिन जो आए वो भी लेकर के आएंगे तो क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या आपको दिल्ली बहरी सरकार चाहिए क्या? लूली लंगड़ी सरकार चाहिए क्या? अपाहिज सरकार चाहिए क्या? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए क्या? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश में मजबूत निर्णय होए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? देश और दुनिया में मजबूती दिखाए ऐसा देश बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो सरकार भी मजबूत बनानी पड़ेगी, और मजबूत सरकार बनाने का मतलब है 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कमल आपको दिल्ली पहुंचाने होंगे। और महाराष्ट्र के मेरे भाइयों बहनों, अगर दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है तो महायुति के उम्मीदवारों को ही विजयी बनाना पड़ेगा। महायुति के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। महाराष्ट्र के महायुति के सभी उम्मीदवारों को विजयी बना करके दिल्ली भेजिए। मैं आपको मजबूत सरकार देने का वादा करता हूं। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल है, आपकी जुबान पे कमल है, आपके दिल में कमल है, लेकिन 17 अप्रैल को ये कमल उंगली पर उतर के आना चाहिए। उंगली पे उतरना चाहिए। दिमाग में रहने से नहीं चलेगा, जुबान पे रहने से नहीं चलेगा, दिल में रहने से नहीं चलेगा। पोलिंग बूथ पर जाकर के उंगली पर कमल को उतार करके कमल निशान पे बटन दबाना होगा। आप देखिए, आपका एक छोटा सा काम हिंदुस्तान का तकदीर और तस्वीर बदल देगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्व नागरिकांना विनंती आहे, मित्रांनो, आजपासून आपण मतदार नेते कार्यकर्ते बनले पाहिजेत. मी या ठिकाणी सर्वांना विनंती करणार आहे की माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांचा वाहनांचा ताबा गेल्याशिवाय कोणीही बाहेर पडू नये. कमळ, कवच आणि धनुष्यबाण या तिन्ही चिन्हांवर आपण मतदान करण्याचे